जय भीम। 14 अप्रैल है आज और हम बोकारो स्टील प्लांट के मेन सेक्टर 4 में हैं। यहाँ पर बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टैचू है। बोकारो स्टील प्लांट में जितने भी स्टैचू हैं इनके इस शहर में, उससे सबसे बड़ा स्टैचू बाबा साहब का यहीं पर है। इस स्टैचू को श्री रामविलास पासवान जब माननीय केंद्रीय मंत्री थे उस समय उन्होंने ये लगवाया था 21 अप्रैल 2005 को। बहुत संघर्षों की कहानी इस स्टैचू को लगाने में, ये एक अलग हिस्सा है। दूसरी बात, अभी देखिए आप इस स्टैचू के यहाँ तो माला लगा हुआ ही है, ये आज का है। और ये संत गाडगे महाराज चैरिटेबल सोसाइटी जो बोकारो है, उन्होंने अपना बैनर भी लगाया और ये लोगों को बता रहे कि हम यहाँ आए थे और आज 14 अप्रैल का दिन है, हमने बाबा साहब को अपनी जो श्रद्धा है वो व्यक्त किया। नीचे दिए रखे हुए हैं, यानी बाबा साहब का 14 अप्रैल को जयंती है। 13 अप्रैल के शाम को लोग आए और उन्होंने भी दिया जलाया और पहले ही ये बताया कि हम एक कदम और आगे हैं। हम एक दिन पहले ही शाम को बाबा साहब को हम याद करने के लिए उपस्थित हो गए। ये है भारत के बाबा साहब के करीबी लोगों का हाल। एक बात और है कि ये जो सेल स्टील प्लांट है, इसमें जब जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है या फिर महात्मा गांधी की जब जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तो जितने भी स्टैचू है सभी स्टैचू को सजाया जाता है। सामने गांधी की स्टैचू है, वो इस बार सजाया नहीं गया है। और भी जो अलग अलग जो नेता है, उधर वीर कुंवर सिंह का है, उसका भी नहीं सजाया गया। लेकिन दूसरे जब चाहे जवाहरलाल नेहरू का हो 15 नवंबर, उस वक्त आप देखिए, या फिर 2 अक्टूबर को देखिए, सभी स्टैचू को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है, प्रशासन के द्वारा सजाया जाता है। ये सजा हुआ है चारों तरफ। आज 14 अप्रैल है और फिर बाबा साहब के स्टैचू को सजाया गया। कई स्टैचू है लेकिन ये स्टैचू सजाया गया और हो सकता है कि एक सेक्टर 4 में जो नेहरू उद्यान के सामने है वो सजाया गया होगा। सिर्फ बाबा साहब के स्टैचू को सजाया गया। इस मसला को यहाँ छोड़ देते हैं, इसके बारे में आप सोचिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब के बहुत करीब हैं, जिन्होंने बाबा जो समझते हैं कि बाबा साहब के बदौलत हम हैं। लेकिन एक विडंबना यहाँ है कि वो यही सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को ही सिर्फ बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब ने अपने जयंती के अवसर पर, जब वो जिंदा थे, तब जब उनकी जयंती मनाई जा रही, तो एक जयंती में लगभग उनका 15वां जयंती शायद उस वक्त मनाया जा रहा था, उस वक्त बाबा साहब उसमें गए थे और उन्होंने कहा कि मेरी जय जयकार मत करना। मैंने बड़े संघर्ष से इस कारवां को यहाँ तक लाया है, इसको मंजिल तक ले जाना, नहीं ले जा सको तो इसको यहीं छोड़ देना। ये एक बाबा साहब का मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब जब संविधान सभा में थे तो उनके द्वारा जो रचित संविधान है, उनका जो सहयोग है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे, संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से लिया है। लेकिन आप 1951 का अगर आप स्पीच सुनेंगे, बाबा साहब किसी कॉलेज में लोगों को समझा रहे थे 1951 में संविधान लागू होने के बाद, तो उन्होंने ये बताया वहाँ पे कि ये जो संविधान है ये हम रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग लोकतंत्र को नहीं जानते हैं, गणतंत्र को नहीं जानते हैं। उन्होंने रीस्टैब्लिशमेंट की बात की। सिद्धार्थ गौतम के समय के जो पाली भाषा में जो चीज़ें थी उससे रिलेटेड उन्होंने बात की और कहा कि पहले डेमोक्रेसी भारत में स्थापित थी। बाबा साहब ने सिर्फ उसको रीस्टैब्लिश किया, ये समझने की ज़रूरत है। ये कौन लोग समझेंगे? जो बाबा साहब के बहुत करीब हैं। कौन लोग बताएंगे? जो बाबा साहब के इन सब बातों को जानेंगे। कब जानेंगे? जब वो बाबा साहब को अध्ययन करेंगे। बाबा साहब के बहुत सारे साहित्य हैं। सबसे बड़ा अगर लाइब्रेरी की बात करें तो वो डॉक्टर अंबेडकर के पास ही था, डॉक्टर अंबेडकर का ही था। आज भी मुंबई में वो लाइब्रेरी शायद है। तो और भी उनके साहित्य जो है, सम्यक प्रकाशन, गौतम बुद्ध, बाम से बहुत सारे संगठनों द्वारा उनके साहित्य, उनके विचारों का प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा और उन्होंने जो कहा हमें करने के लिए, उनका जो मैसेज है वो लोगों तक हमको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये स्टील प्लांट है जिसमें 2000 तक आप देखेंगे 40,000 लोग थे, लेकिन आज के डेट में 10,000 से भी कम हो गए हैं। जो क्रांति शुरू हुई थी सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 16(4) के तहत, वह क्रांति को रोकने का बहुत तेज़ी से षड्यंत्र चल रहा है। कौन बचाएगा? आपको पता है, जो राजनीतिक दल है वो नहीं बचा सकेंगे। बाबा साहब ने कहा है, बिना सामाजिक क्रांति किए हुए राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक सुधार आप नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजनीति की भी चाबी या फिर हर क्षेत्र की क्रांति की चाबी समाज में होती है।
सामाजिक आंदोलन में होती है। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत सामाजिक आंदोलन चलाया, उन्होंने लोगों का साथ लिया। इसीलिए उनके दीक्षा ग्रहण के समारोह में नागपुर में काफ़ी लाखों लोग थे, उनके आंदोलन के बदौलत, सामाजिक आंदोलन के बदौलत। क्योंकि उस वक्त बाबा साहब के खिलाफ में गांधी जो है काउंटर रिवोल्यूशन चला रहे थे, एंड मतलब प्रतिक्रांति चला रहे थे। बाबा साहब के खिलाफ उनकी पत्रिकाएं छापी जाती थी, उनके खिलाफ लेख छापे जाते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये ऐसा शख्स थे जिन्होंने भी अपने दम पर कुछ नहीं होते हुए भी अनेक पत्रिकाएं चलाई, समता चलाया, मुकनायक चलाया, बहुत सारी पत्रिकाएं चलाया और लोगों को जागृत किया। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर अकेले थे और उन्होंने अपने दम पर पत्रिकाएं चलाई। आज हमारे लोग दुश्मन की पत्रिका, दूसरों की पत्रकारिता या फिर दूसरों के चैनल देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं। सुबह से शाम वो ड्यूटी करते हैं, फिर उनको लगता है कि परिवार का दायित्व सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने अपने पूरे परिवार को खोया, वो अपने बच्चे को गंवाए, उनकी पत्नी बीमारी से गुजर गई, रमाबाई। आप सोचिए, इतने बलिदानों के बाद यहाँ खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? एक ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्टैचू लगाया जाता है, जो राजनीतिक दल के द्वारा लगाया जाता है, उनको पता है स्टैचू से राजनीति प्रभावित होती है। हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को ये समझना चाहिए, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। स्टैचू लगाना, माला लगाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का एक एजेंडा बन गया आज के डेट में। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई जय भीम बोल रहा है आज के डेट में। लेकिन इनका जो आंदोलन है उसको वो साथ साथ दूसरी तरफ काउंटर भी कर रहा है। आप देखेंगे जिस बेसिस पर रिजर्वेशन था, उसके खिलाफ में 10% रिजर्वेशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन के साथ दिया गया, बिना चर्चा किए दिया गया। जिस राष्ट्रीयकरण के तहत सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब वही संस्थाओं को ये गवर्नमेंट बेच रही है। यानी एक तरफ जय भीम भी बोल रही है, इसके लोग भी हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग कहीं ऐसी पार्टियों में लगे हुए हैं जिससे उनका हित होता है, और वही पार्टी धीरे धीरे एंटी रिवोल्यूशन काम कर रही है। तो उन लोगों को चिन्हित करना हमें बहुत ज़रूरी है जो समाज में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं और उनका साथ और सहयोग दे रहे हैं। समाज को जागृत करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बाबा साहब के क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा है, कई दफ़ा कहा है कि हमारा जो काम है वो प्राथमिकता ये है सामाजिक दायित्व निर्वहन करना। बाबा साहब अपने जीवन काल में अंतिम समय में नानक चंद रत्तू को ये कहते हैं कि मेरा कोई सामाजिक कार्य का उत्तराधिकारी कोई दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, बाबा साहब के इतने लोग होते हुए भी जिस तरह से उनका साथ और सहयोग उसके आंदोलन को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, वो लोग उस समय नहीं थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को समझ सकते हैं। बाबा साहब ने जो एजुकेशन की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, उसी के तहत सेल स्टील प्लांट में लोग पढ़ के आए। सरकारी स्कूल की वो व्यवस्था थी जहाँ से लोग ऑफिसर, आईएएस, एसपी, डीएसपी, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बने। लेकिन आज उसी सरकारी स्कूल की हालात बहुत बुरी है। हमें सोचने की ज़रूरत है क्या बदलाव है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो। बाबा साहब ने बहुत सारे साहित्य लिखा है, धार्मिक मसलों पर, राजनीतिक मसलों पर, सामाजिक मसलों पर। हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। बाबा साहब का सही आंदोलन क्या है, ये उनको बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। छोटी ही किताब पढ़िए, दिन में 1 पेज ही पढ़िए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई किताब पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लिखी हुई नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत जरूरी। ये कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस स्टील प्लांट के एरिया में खड़े हैं, ये सेक्टर 4 है, और इस एरिया में लगभग सभी स्कूल आपको मिलेंगे। डीपीएस, चिन्मया, अयप्पा, मतलब जो भी स्कूल है, जो भारत का जो अच्छा स्कूल जो काउंट होते हैं, वो सारे स्कूल के ब्रांच यहाँ आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन उस शिक्षा का प्रयोग बाबा साहब के नज़र में क्या हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। लोग गुर्रा कहा रहे हैं, संविधान जला दिया गया, लेकिन लोगों में संवेदना नहीं आई, लोगों में विद्रोह नहीं हुआ। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो काम है वो राजनेताओं का है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमको समझना चाहिए, बाबा साहब ने जिस दृष्टिकोण से कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, ये समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो स्लोगन दिया, शिक्षित बनो,
संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आप संगठित नहीं है, इसका मतलब बाबा साहब के कहे अनुसार आपने पहला स्टेप पूरा अभी नहीं किया है। इसलिए हमें संगठित हो जाना चाहिए। किस नाम से संगठित होना चाहिए ये भी उन्होंने अपने साहित्यों में दर्ज किया है। बाबा साहब ने सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास कहा, इनको बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। अगर उनकी गुरु की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये शूद्र और अति शूद्र है, जो आज के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है, ये मूल निवासी है भारत के। मूल निवासी पहचान से, सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नाम से, बहुजन से जो सिद्धार्थ गौतम ने दिया, इन नामों से लोगों को संगठित होने चाहिए। हमारे लोग चला रहे हैं आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, लेकिन जाति का आंदोलन चला रहे हैं। क्या इससे कल्याण होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के खिलाफ काम किया। जाति तोड़ो, सोचिए, एक अम्बेडकर ने 6743 जातियों को 3 जगह इकट्ठा किया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। इतना बड़ा रिवोल्यूशन शायद कहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब गुजर गए तो एलिजाबेथ ने कहा कि बाबा साहब जन्मे भारत में, ये दुख की बात है। ये सोचिए, बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में बाबा साहब मेरे पिता हैं, मेरे बाप हैं। सोचिए उस महान व्यक्ति को जिसने इतनी बड़ी क्रांति लाई। हमको शेड्यूल कास्ट बनाया, जातियों को जोड़ के हमको शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, जातियों को जोड़ के, 3000 से ज़्यादा जातियों को जोड़ के ओबीसी बनाया। और हम फिर यादव महासभा, कुशवाहा महासभा, रविदास महासभा, धोबी महासभा, अगर हम ये चलाते हैं तो यकीन मानिए आप बाबा साहब के आंदोलन के खिलाफ काम कर रहे हैं, बाबा साहब के क्रांति के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, और फिर इतिहास लिखा जाना है। ये माला हम इसलिए चढ़ा रहे हैं कि इन्होंने हमें इकट्ठा किया। जो लोग इनके आंदोलन को कुंद कर रहे हैं, जो लोग इनके आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके अपने लोग हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही धोखा दिया है। ये समझने की ज़रूरत है बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए हमें 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, ये ठीक है, इन पर माला चढ़ाएं, इनको सजाएं, एक तो है ही हमारा इनके प्रति संवेदना है, हम इनको भूल नहीं सकते हैं। ऐसे भी दुनिया नहीं भूल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे शख्स हैं जिनको सरकार कम याद कर रही है, जनता ज़्यादा याद कर रही है, और बाकी जो दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं तथाकथित, उनको ज़बरदस्ती सरकार जिंदा रखने का प्रयास कर रही है। सोचिए, ये बाबा साहब रुकने वाले नहीं हैं, जो समझ रहे वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं। इसलिए जो लोग बाबा साहब के आंदोलन के परिणाम हैं, उनका पहला दायित्व है इनके आंदोलन को पढ़ना चाहिए और इनके आंदोलन को लक्ष्य तक ले जाने के लिए, जैसा भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित समाज निर्माण करेंगे, ऐसा समाज निर्माण करने की पहल करनी चाहिए। और वो पहल की शुरुआत आप उनके साहित्यों के अध्ययन से ही कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।